हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आई ज़रबार। डिस्कशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 20 अक्टूबर है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल को डिस्कस करेंगे अभी। तो आज का कोटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे सभी लोग। करेज के ऊपर कोटेशन है आज का। करेज आपको मालूम है ना, ये एथिक्स में टॉपिक है, पूरा पढ़ना होता है इसको। और एक सिविल सर्वेंट में करेज नहीं होगा तो आप सोच के देखिए कितनी सारी परेशानियाँ आ सकती हैं उनको। और करेज होना क्यों बहुत ज़रूरी है, ये सारे जो टर्म्स हैं, टॉपिक्स हैं, ये आपको सोचना होता है, इस पर आंसर राइटिंग करनी होती है। और वहीं पर हो सकता है कई बार आपको कोटेशंस के तौर पर क्वेश्चन पूछ लिए जाएं। नेपोलियन बोनापार्ट का ये स्टेटमेंट है, करेज इज़ लाइक लव, इट मस्ट हैव होप फॉर नरिशमेंट। ठीक है, तो ये अगर इस तरीके से आ गया, इसको एलैबोरेट करने के लिए आ गया, तो हमारे पास पॉइंट्स होने चाहिए। अदरवाइज़ जब भी हम करेज की बात कर रहे हों, सिविल सर्वेंट में करेज होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे साथ साथ में ये जो करेज है किस तरीके का होना चाहिए, ये जो इमोशंस है उसमें लव की तरह तरीके का होना चाहिए, जहाँ पर आगे कुछ होप दिख रहा हो। राइट, तो एक पॉजिटिव टर्म में यहाँ पर करेज का जिक्र किया गया है। आगे आज कोटेशन में क्या क्या डिस्कशन होने वाला है, आज जो डिस्कशन है पूरा उसमें कोटेशन हम लोग देख चुके हैं। 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। द गुड बिहेवियर, द गुड नेबर, यहाँ पे बांग्लादेश से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स को सी राजा मोहन साहब ने डिस्कस किया है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। द अर्बन सेफ्टी नेट और अ लॉन्ग वे फ्रॉम 1962, जिसमें हम इंडिया चाइना के बारे में एक कंपेरेटिव एनालिसिस करने वाले हैं कि जो 60s का समय था, उस समय में किस तरीके की पॉलिसीज़ थी भारत और चाइना के बीच में, और आज के समय में क्या पॉलिसीज़ हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला आर्टिकल, द गुड नेबर, ये सिलेबस में कहाँ पे आ जाएगा? ओबियसली IR में आ जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे बात तो बांग्लादेश की करेंगे, लेकिन बांग्लादेश का क्या इंपॉर्टेंस है इंडिया के लिए और इवन पूरे साउथ एशिया के लिए, उसके बारे में हम जिक्र करने वाले हैं। तो न्यूज़ कुछ इस तरीके से है, जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में IMF ने कुछ डाटा पेश किया था, और उसमें IMF ने जो एस्टिमेशन दिया है उसके अकॉर्डिंगली बांग्लादेश की स्थिति अभी बहुत अच्छी चल रही है। ठीक है, इसके पीछे का कारण भी हमने डिस्कस किया था कि वहाँ का जो गारमेंट सेक्टर है, एपरल सेक्टर है, वो सब बहुत बूम पर है। और इतना ही नहीं, बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है वो इतनी आगे जा रही है, जो GDP ग्रोथ है उसमें लग रहा है कि भारत की भी GDP ग्रोथ को पीछे छोड़ते हुए आगे निकल जाएगी। इसके अलावा जो पर कैपिटा इनकम हमने देखा था, वो भी बांग्लादेश में बढ़ रहा है कुछ पॉइंट्स में। तो इस तरीके से बांग्लादेश में जो इकोनॉमिक पॉलिसी है वो किस तरीके की रही, क्या रही, इस बात को एनालिसिस करने के समय में ज़रूरत है, और इससे इंडिया को बहुत सीखने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे कुछ इन्होंने टर्म्स वगैरह को डिस्कस किया है कि क्या क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं जब एक इम्प्रेसिव इकोनॉमिक परफॉर्मेंस दिख रहा है ढाका में, दैट इज़ बांग्लादेश। तो वहाँ पर अभी इंडिया को कैसे इसको एनालिसिस करना चाहिए, किस तरीके के कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं आगे चल करके, और क्या इसका बेनिफिट्स मिल सकता है इंडिया को। तो बांग्लादेश मॉडल, देखिए बांग्लादेश मॉडल, अभी चूँकि ऐसे टर्म्स जब न्यूज़ में आते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, बांग्लादेश मॉडल की अगर बात हो तो इसका मतलब है कि वहाँ की जो इकोनॉमिक स्थिति में इतना सुधार आया है, उसके पीछे के क्या कारण हैं, इसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं पूरे साउथ एशिया रीजन में, इंडिया के लिए इसके क्या पॉजिटिव फैक्टर्स हो सकते हैं, और जो अदर वर्ल्ड है वो बांग्लादेश को किस तरीके से आगे अपने निगाहों में रख सकता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब यहाँ पे इन्होंने इम्प्लीकेशंस का जिक्र किया है कि जो बांग्लादेश की इकोनॉमिक सक्सेस है उसमें 5 इन्होंने स्टैंड पॉइंट्स को डिस्कस किया है। पहला इनका कहना है that the rapid and sustained economic growth in Bangladesh had begun to alter the world's mental map of the subcontinent। तो इनमें जो फैक्ट्स है डिस्कस करें, इसमें बहुत सारी चीज़ों को बता रहे हैं कि बांग्लादेश में जो पॉपुलेशन है वो 160 मिलियन पॉपुलेशन है। इसके अलावा अगर अभी तक की स्थिति देखी जाती तो साउथ एशिया में जो पूरा का पूरा फोकस होता है कहीं ना कहीं वेस्टर्न वर्ल्ड का, वो इंडिया पाकिस्तान पर ज़्यादा होता है। बांग्लादेश पर इतना ज़्यादा फोकस अभी तक नहीं हुआ करता था, एक स्मॉल स्टेट की तरह कंसिडर किया जाता है बांग्लादेश को, डिस्पाइट वहाँ पर जो डेमोग्राफिक डिविडेंड के हिसाब से देखें, डेमोग्राफी के हिसाब से देखें तो बांग्लादेश 8th लार्जेस्ट नेशन है पूरे वर्ल्ड में 160 मिलियन पॉपुलेशन के साथ। और
यहीं अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान का कंपेयर करते हैं तो पाकिस्तान किस चीज़ के लिए जाना जाता है, न्यूक्लियर वेपन के लिए जाना जाता है। अक्सर न्यूज़ में होता है बिकॉज क्लेम्स ऑन कश्मीर, इंडिया के साथ वॉर, उसके अलावा जो अफ़गानिस्तान में अभी पाकिस्तान का रोल रहा है तालिबान के साथ समझौता करने में। तो इस तरीके के जो इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं या टेररिज्म को लेकर के FATF में, इन सारी जगह पर पाकिस्तान अक्सर चर्चा में बना होता है। बट बांग्लादेश का जब हम जिक्र करते हैं तो बांग्लादेश में इकोनॉमिक राइज जो है वो इन सारे पर्सपेक्टिव को कहीं ना कहीं बदल सकता है और सारा अटेंशन जो है वर्ल्ड का वो अपनी तरफ खींच सकता है। बांग्लादेश प्रोवाइड्स अ पॉजिटिव नैरेटिव, जहाँ एक तरफ पाकिस्तान जो है एक निगेटिव नैरेटिव्स को शो करता है, वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश पॉजिटिव नैरेटिव्स की तरफ सबका ध्यान आकृष्ट कर रहा है। जैसे कि जैसे सब पूरा जो सब कॉन्टिनेंट का प्रोस्पेक्ट है वो बदल सकता है। एंड सेकेंड इम्प्लीकेशंस का जिक्र करते हुए कहते हैं कि जो इकोनॉमिक वेटेज बदला है और चेंज हुआ है बांग्लादेश में, साउथ एशिया में, अगर आप GDP के टर्म में बात करते हैं तो बांग्लादेश की GDP है दैट इज़ $320 बिलियन। इसके अलावा IMF ने जो अभी तक का जो एस्टिमेशन किया है उसके हिसाब से पाकिस्तान में इससे कम है काफ़ी ज़्यादा। तो बांग्लादेश और पाकिस्तान का सी राजा मोहन साहब ने एक कंपैरेटिव एनालिसिस यहाँ पर किया है इकोनॉमी के टर्म में कि IMF के अकॉर्डिंगली जो डाटा पाकिस्तान का आया है उससे कहीं ज़्यादा बांग्लादेश का आया है। इसका मतलब है कि बांग्लादेश की प्रोस्पेरिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान बढ़ रही है। अब अगर डॉलर के टर्म में बात करते हैं तो डॉलर के टर्म में देखिए, जहाँ पर बांग्लादेशी टका जो है वो 85 रुपये यानी 85 रुपीज़ का है $1 के कंपैरिजन में, वहीं पाकिस्तानी रुपये जो है 162 रुपीज़ है। ठीक है, तो ये भी एक एज है बांग्लादेश के पास कि बांग्लादेश की जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है या बांग्लादेश की जो करेंसी है उसकी जो स्टेबिलिटी एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानी करेंसी वो ज़्यादा है, राइट। Now, there is no question that Pakistan's negative geopolitical weight in the world will endure thanks to the muscular foreign policies. अब इन्होंने एक और चीज़ बताया है यहाँ पे, कंपैरिजन किया है कि पाकिस्तान के पास जो मस्कुलर पावर है वो किस चीज़ के आधार पर है। कहीं ना कहीं एक निगेटिव जियोपॉलिटिकल में वेटेज रखता है पाकिस्तान, अपने आप को न्यूक्लियर पावर कंट्री बताना, टेररिज्म को इनडायरेक्टली और डायरेक्टली बढ़ावा देना। लेकिन अगर बांग्लादेश का जिक्र करते हैं तो अभी बांग्लादेश इस तरीके से अपने आप को इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में लेकर के जा रहा है, इकोनॉमिक मसल्स को शो कर रहा है। तो ये एक जो अभी तक बांग्लादेश की तरफ लोगों का अटेंशन नहीं था उस चीज़ को दरकीजेगा। तीसरा इम्प्लीकेशन है बांग्लादेश इकोनॉमिक ग्रोथ कैन एक्सेलरेट रीजनल इंटीग्रेशन इन द ईस्टर्न सब कॉन्टिनेंट। अब इंडिया के टर्म्स में बात करते हैं, पाकिस्तान के टर्म में डिस्कस हो गया, इंडिया के टर्म में अगर देखें तो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद इसलिए भी है बिकॉज़ पूरा का पूरा जो ईस्टर्न सेक्टर है वहाँ पर बहुत अच्छा वर्क हो सकता है विद द कोऑपरेशन ऑफ बांग्लादेश। अब एक तरफ जहाँ सार्क रिवाइव नहीं हो पा रहा है, तो चूँकि पाकिस्तान है सार्क में और पाकिस्तान के द्वारा पाकिस्तान की जो एक्टिविटीज़ है वो कई बार अगेंस्ट रहती हैं इंडिया के, तो रैदर देन रिवाइविंग सार्क अब यहाँ पे बांग्लादेश के स्टेबिलिटी से अगर हम BBIN को यानी इंडिया अगर BBIN को और ज़्यादा रिवाइव करने की कोशिश करता है तो वो भी इंडिया के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। और ये एक ऑप्शन और अपॉर्चुनिटी दोनों है इंडिया के पास। इसके अलावा जो पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है भारत का वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। वेस्ट बंगाल के साथ बांग्लादेश का कोऑपरेशन यहाँ पे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा भूटान, नेपाल, बांग्लादेश के इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को और स्ट्रेंथन किया जा सकता है। क्योंकि आप ध्यान से देखिए तो इस स्टेबिलिटी के बाद एक इंडिया की जो नेबरिंग कंट्री है उनमें आपस में एक बहुत अच्छी स्टेबिलिटी को लाया जा सकता है। चौथा है इकोनॉमिक सक्सेस ऑफ बांग्लादेश इज ड्राइंग अटेंशन फ्रॉम द रेंज कंट्रीज इन द साउथ एशिया, इन द ईस्ट एशिया। अब जैसे चाहे चाइना, जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, इवन US, अभी तक इनका अटेंशन जो है वो पाकिस्तान और इंडिया की तरफ ज़्यादा होता है US की बात करें तो। लेकिन अब ये अटेंशन बांग्लादेश की तरफ कहीं ना कहीं खिंच रहा है। जैसे कि लास्ट अभी वीक में वहाँ के ऑफिशियल विज़िट पर गए थे और उनका डायरेक्ट स्टेटमेंट था कि नाउ ही वांट्स टू चेंज द सिनेरियो। और एक तो इस तरीके से जो चाइना का डोमिनेंस है बांग्लादेश में या धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है चाइना, उसको भी यहाँ पे काउंटर मिल सकता है। हालांकि बांग्लादेश ऐसा नहीं चाहता
कि वो कोई भी ऐसी कॉन्फ्लिक्ट नहीं क्रिएट करना चाहता एज़ कम्पेयर टू चाइना और यूएस। बट यूएस का एक तरीके से इंक्लाइंड होना बांग्लादेश की तरफ, और बांग्लादेश और यूएस की अगर स्टेबिलिटी बढ़ती है तो ये इंडिया के लिए भी फ़ायदेमंद आगे हो सकती है। नाउ द फाइनल और द फिफ्थ वन इज, फिफ्थ इम्प्लीकेशन यहाँ पर क्या बताया गया है, इकोनॉमिक राइज ऑफ बांग्लादेश कुड बूस्ट इंडियाज नेशनल प्लान टू एक्सलरेट द डेवलपमेंट ऑफ ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। जो मैंने आपको पहले बताया था वो पॉइंट यहाँ पर है कि इंडिया में जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है इंडिया का, उसके डेवलपमेंट में बहुत अच्छा काम हो सकता है। क्योंकि अगर अभी मैं आपको लोकेशन दिखाऊंगी, पूरा मैप दिखाऊंगी, इंडिया बांग्लादेश का मैप किस तरीके से है, तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में जहाँ पर पहुँचने के लिए कनेक्टिविटी बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब है या बहुत क्राइसिस से नॉर्थ ईस्ट में कोई भी चीज़ों को पहुँचाया जा सकता है, वहीं पर बांग्लादेश के थ्रू अगर एक्सेस मिलता है बहुत ही अच्छी तरीके से, तो इससे डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी नदर्न ईस्टर्न रीजन की भारत में। इसके बाद बांग्लादेश के साथ कोऑपरेशन को बढ़ाया जा सकता है इसके थ्रू। तो एक तरीके से कई सारे फ़ायदे हैं। बट अब अगर हम दूसरा सिनेरियो देखते हैं, एक तो ये तो था कि जो पॉजिटिव चीज़ें हैं इंडिया बांग्लादेश के बीच में, लेकिन अभी अगर कुछ दिनों से हम बात करें तो कई सारे इश्यूज़ भी अराइज हुए हैं। जहाँ एक तरफ अगर आप जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उनकी बात करें तो इनके फर्स्ट टेन्योर में, यानी कि जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी, तो इनके फर्स्ट टेन्योर में 2015 में एक बहुत कमेंडेबल स्टेप लिया गया था बांग्लादेश के साथ अपने रिलेशन को सुधारने में बहुत काम आया था। दैट इज़ कि एक जो एग्रीमेंट था 2015 में, जो बाउंड्री सेटलमेंट एक्ट है वो पास किया गया था, और इसने दोनों देशों के बीच की जो दूरी थी उसको कम किया था। लेकिन अब अगर इनके सेकेंड टेन्योर में देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं जिसने कि फिर से बांग्लादेश और इंडिया के बीच में एक दूरी बनाने की कोशिश ज़रूर की है। जैसे कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो गया, इसके अलावा जो आपका एनआरसी वाला मुद्दा है असम का, तो ये सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो बहुत ही बर्निंग इश्यूज़ हैं, और इस पे कई सारे स्टेटमेंट्स भी आ चुके हैं बांग्लादेश की तरफ से ऑफिशियल्स के। हमने देखा कि कुछ मीटिंग्स वगैरह भी कैंसिल हुई, हालांकि उसके रीजंस अलग अलग बताए गए, लेकिन अभी इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर कैसे अब जो गवर्नमेंट है वो एक अच्छा रोल प्ले करेगी, बिकॉज गोल्डन जुबली सेलिब्रेट करने वाला है बांग्लादेश। जो लिबरेशन हुआ था पाकिस्तान से, उसको अभी उनको गोल्डन जुबली वो सेलिब्रेट करेंगे, और वहीं पर प्लान ये है कि भारत के प्रधानमंत्री भी उसको ज्वाइन करेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होगी, बहुत अच्छा मौका होगा भारत के लिए, कैसे वो इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और जो इनका फर्स्ट टर्म में, जो गवर्नमेंट का फर्स्ट टर्म में जो इनकी पॉलिसी थी, उस तरीके की पॉलिसीज़ को फिर से कैसे लाया जाए और बांग्लादेश के साथ रिलेशन को अच्छा किया जाए। तो बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है देखिए, क्योंकि भारत की जो भी नेबरिंग कंट्री है उनके साथ रिलेशन को अच्छा बनाना बहुत कंपलसरी होता है फॉरेन पॉलिसीज़ में। और जो इंडिया की पॉलिसी है, चाहे वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी हो, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है आईआर के पर्सपेक्टिव से, और वहाँ पे ये सारे आपको एग्जाम्पल्स के तौर पे लिखने होते हैं। अब देखिए ये मैप है इंडिया बांग्लादेश का, अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो ये है आपका पूरा बांग्लादेश। अब देखिए कौन कौन से राज्य हैं जो बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। तो इधर ये हो गया वेस्ट बंगाल, ठीक है, ये पूरा वेस्ट बंगाल हो गया। यहाँ पे देखिए अब ये वाला असम का रीजन है जो बॉर्डर शेयर करता है, ये मेघालय है जो आप क्लियर कट देख पा रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ये त्रिपुरा है जिसके साथ बॉर्डर शेयर हो रहा है किसका, बांग्लादेश का। और इधर से मिज़ोरम है जहाँ पर बॉर्डर शेयर हो रहा है। तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो ये बॉर्डर है वो सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर है, आपको बता दें, ठीक है, क्योंकि आप देखिए इतना लंबा बॉर्डर और किसी भी देश के साथ शेयर नहीं होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है। कौन कौन से राज्य हैं आपको याद रखने होते हैं, यहाँ लास्ट में मिज़ोरम है, इसको याद रखिएगा। और ये वाला जो रीजन है देखिए, यहाँ पे इधर म्यांमार पड़ता है और इधर बांग्लादेश पड़ता है। तो बांग्लादेश, म्यांमार और यहाँ पे इंडिया, ये पूरा एक ट्राई जंक्शन वाला रीजन है, हिस्सा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है ये, इसको आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला आर्टिकल देखते हैं, एन अर्बन सेफ्टी नेट। ओके, सो इसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो इसमें हम कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ इश्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं जो 2020 में अराइज हो गए हैं बिकॉज ऑफ द कोविड। ओके, कुछ डाटा एंड फैक्ट्स आए हैं, जैसा मैंने आपको बताया है, कुछ करंट न्यूज़ होता है, उसी के आधार पर आर्टिकल लिखा जाता है। तो अभी एक डाटा रिलीज़ किया गया है फ्रॉम द वेराइटी ऑफ सोर्स सच एज एक्सपोर्ट्स एंड कार सेल
as well as data from NCAER Business Expectation Survey। ये सब हम लिख सकते हैं अपने आंसर में कि इस डाटा के अकॉर्डिंगली इंडिया में ये स्थिति है। ओके, सो अ न्यू एम्प्लॉयमेंट सर्वे इन दिल्ली एनसीआर रीजन, ये एक एम्प्लॉयमेंट सर्वे है जो दिल्ली एनसीआर रीजन में निकाला गया है NCAER के द्वारा, याद रखिएगा। और इसने जो डाटा फैक्ट्स को क्लियर किया है वो बताता है कि इंडियन इकोनॉमी में स्थिति किस तरीके से चल रही है, यहाँ के जो लोग हैं उनकी हालत क्या है, कितने वल्नरेबल हैं, कितने पॉपुलेशन है, कितना एरिया है पॉपुलेशन का जो इस वल्नरेबल जोन में आ रहा है इस समय में। सो नेशनल डाटा इनोवेशन सेंटर इनिशिएटेड अ मंथली टेलीफोन सर्वे, याद रखिएगा। ये सर्वे कैसे होता है? टेलीफोनिक सर्वे होता है, फ़ोन, क्योंकि जा तो सकते नहीं अभी, तो ये फ़ोन पर बात करके पूछा जाता है कि आप किस में काम करते हैं, क्या काम करते हैं, सारी बातें, सारी जानकारी ली जाती है। मेन वुमेन दोनों का, और एज ग्रुप क्या होता है? 21 से 59 ईयर का एज ग्रुप होता है, क्योंकि यही लोग वर्किंग होते हैं। अब मार्च 2019 में निकाला गया टू इम्प्रूव द मेजरमेंट ऑफ वुमेन्स वर्क, महिलाओं का जो वर्क है उसको मेज़र करने के लिए ये डाटा रिलीज़ किया गया था। ओके, कहाँ पर? दिल्ली एनसीआर रीजन में। और टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं इसमें? 31 डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं। इट इंक्लूड्स बोथ अर्बन एंड रूरल एरिया। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ अब दिल्ली एनसीआर आप देखें तो आपको लगेगा सिर्फ अर्बन है, बल्कि ये अर्बन और रूरल एरिया दोनों से इसका डाटा लिया गया है, भरतपुर और जिंद तक। Now survey would have ended in April this year, but with onset of lockdown, after brief it is extended to measure the impact of lockdown, gradual relaxation। अब obviously लॉकडाउन हो गया तो लॉकडाउन की वजह से प्रॉब्लम्स बढ़ गई होंगी अचानक से। टेलीफोन इंटरव्यू लिया गया, कितने का? 2200 एडल्ट्स का लिया गया, who were interviewed monthly between मार्च 2019 से लेकर के सितंबर 2020। तो 2200 लोगों का फिर से डाटा लिया गया मार्च 2019 से सितंबर 2020 तक का। और उससे क्या क्या फैक्ट सामने आए हैं वो देखिए। उससे कुछ ये ऑब्जर्वेशन सामने आए हैं जिसको आपको जानना है। पहला तो एम्प्लॉयमेंट डाटा लिया गया कि एम्प्लॉयमेंट डाटा यहाँ पर क्या शो करता है, दैट शोज डेफिनेट साइन ऑफ रिकवरी कंपेयरिंग एम्प्लॉयमेंट पैटर्न इंडिविजुअल 2019 and 2020 over the April to September period show that a sharp decline in the employment। ठीक है, 2019 से 2020 तक का जो समय था, क्योंकि आपको याद होगा कोविड के पहले भी भारत की स्थिति बहुत ख़राब थी, राइट, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा था। तो उस समय में ये देखा गया कि काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हो रहा है एम्प्लॉयमेंट रेट, उस समय का जो ये डाटा था। सेकेंड क्वार्टर में जब लॉकडाउन की वजह से, लॉकडाउन हो गया कोविड की वजह से, एज वेल एज साइन ऑफ द रिकवरी सिंस द रिलैक्सेशन ऑफ द लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस। अब मेन के लिए क्या पता चला यहाँ पे? मेन का जो वर्क टू पॉपुलेशन रेशियो था इन द सेकेंड क्वार्टर फेल, नीचे चला गया। कहाँ से? 88% से 62% पर। ध्यान दीजिएगा, 88% से कहाँ चला गया? 62% पर चला गया ये पूरा डाटा। वर्कर टू पॉपुलेशन रेशियो याद रखना है, WPR, वर्कर टू पॉपुलेशन रेशियो मेन का नीचे चला गया। अ फॉल ऑफ 26%, कितना चला गया नीचे? 26% नीचे चला गया। जो वुमेन की स्थिति थी वो भी कुछ इस तरीके से ही है। वुमेन कंपेरेबल डिक्लाइन वॉज 16%, तो 26% मेन का और वुमेन का 16% नीचे गया डाटा। दूसरा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो पहला तो एम्प्लॉयमेंट देख लिया हमने, जो लोग बाहर काम करते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड जो लोग थे उनका क्या डाटा सामने आया? हैज़ इमर्ज्ड एज प्रोटेक्टिव फोर्स। वहीं पर जहां एम्प्लॉयमेंट बहुत तेज़ी से नीचे जा रहा था, वहीं पर एक होप क्रिएट किया सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों ने, और ये एक प्रोटेक्टिव फोर्स की तरह काम कर रहा था। जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग थे उनका सेकेंड क्वार्टर में हालांकि नीचे गया, 12% पॉइंट तक नीचे चला गया फॉर द मैन एंड 9% फॉर वुमेन। But by the third quarter, if they returned nearly to its 2019 level, both men and women. Micro businesses experienced considerably distress in the early phase lockdown, but seems to be easing. But धीरे धीरे ये देखा गया कि बाद में लोग रिवाइव करने लगे और फिर से अपने काम को स्टार्ट करने लग गए। ओके,
नाउ द वेज एम्प्लॉयमेंट फॉर मेन डिक्लाइन बाय 19%। अब वेजेस जो हैं वो भी कम हो गया। ये तो बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है कि कम ही होगा। 7% जो है वो थर्ड क्वार्टर तक जाते जाते कम हो गया। तीसरा इन्होंने बताया है इमीडिएट एंड लिंगरिंग इम्पैक्ट ऑफ द लॉकडाउन हैज़ बीन अनइवन एंड लार्जर एम्प्लॉयमेंट डिक्लाइन आर ऑब्जर्व्ड इन अर्बन एरिया। ये देखा गया कि अर्बन एरिया में काफ़ी ज़्यादा संख्या में एम्प्लॉयमेंट नीचे चला गया, डिक्लाइन हो गया, क्योंकि जाहिर तौर पर रूरल एरिया में तो लोग एग्रीकल्चर वगैरह पे भी निर्भर करते हैं और वहाँ पर लॉकडाउन का ज़्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिला बिकॉज एग्रीकल्चर का पूरा चीज़ अपना चल रहा था। आपको याद होगा एग्रीकल्चर बहुत ही अच्छी स्थिति में था ड्यूरिंग द लॉकडाउन ऑल्सो। लेकिन अर्बन एरिया में क्या हुआ, सारी चीज़ें बंद हो गई, फैक्ट्रियाँ, कंपनी सब बंद हो गए। इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट पर इसका पूरा प्रभाव देखने को मिला और एक बहुत बड़ा यहाँ पर डिफरेंस भी क्रिएट हुआ। और ठीक है, तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स है जो दिमाग में रखना है। चौथा आया इंडिविजुअल एट द बॉटम ऑफ द इनकम पिरामिड हैव बीन अफेक्टेड बाय द जॉब लॉस। सिंपल है, जिसके पास अमाउंट थे या जो अपने आप को सर्वाइव कर सकते थे वो तो सर्वाइव कर गए, लेकिन जिनके पास कोई इनकम नहीं था या बहुत ही बॉटम जो सबसे नीचे में आते थे पूरे हायरार्की में, जिनके पास सबसे कम आमदनी थी, उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ क्योंकि उनकी जॉब चली गई, जॉब लॉस हो गया। और इंडिविजुअल्स जो कि टॉप पर थे उस पिरामिड में, दिस डिफरेंसेस उनका बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, मतलब मोर देन द इंडिविजुअल एट द टॉप ऑफ द। तो जो लोग बॉटम पे थे उनका ज़्यादा नुकसान हुआ एज़ कम्पेयर टू द जो लोग टॉप पर थे इनकम पिरामिड में, अगर देखा जाए तो ये तो आपने खुद भी फील किया होगा अपने आसपास में। ओके एंड इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा डाटा है वो आप देख लेंगे। इवन एज द थ्रेट ऑफ द डिजीज परसिस्ट, दिल्ली एनसीआर सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाय कोविड-19 अर्ली ऑन इन शोइंग साइन ऑफ द इकोनॉमिक रिकवरी। लेकिन हाँ, अब फिर से ऐसा लग रहा है बिकॉज देखिए दिल्ली में ओपन भी कर दिया गया चीज़ों को, जो भी कारण रहे सब कुछ कंपनी वगैरह को ओपन कर दिया गया, सब कुछ काम को फिर से स्टार्ट कर दिया गया। हालांकि केसेस बढ़ते रहे बट इकोनॉमी को फिर से अपनी पटरी पर जल्दी उतार दिया गया था, कुछ एक चीज़ों को छोड़ दिया जाए तो इसका एक इम्पैक्ट दिख रहा है कि इकोनॉमिक रिकवरी भी फिर थोड़ी तेज़ी से हो रही है दिल्ली एनसीआर रीजन में। दिस रिकवरी इज अनइवन एंड द मोस्ट वल्नरेबल अर्बन रेसिडेंट्स सीम्स टू बी द लास्ट टू रिकवर। ओके, अर्बन एरिया में ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ा है। कोरोना वायरस टेलीफोन सर्वे shows the urban poor, particularly the urban informal sector workers show the greatest sign of distress। तो क्लियर है, तो इनफॉर्मल सेक्टर को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ ही है इसकी वजह से। और ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो इसने अर्बन इन्फॉर्मल सेक्टर आपका उस पर इसने क्रिएट किया है। पूरा लॉकडाउन और इकोनॉमिक डिस्ट्रेस में सबसे ज़्यादा वही रहे हैं। ये देखा गया कि जो ग्रेटर हंगर, इंडेटनेस और इनएबिलिटी टू पे रेंट, ऑब्वियसली इन सभी चीज़ों की बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई लोगों को, इवन खाने तक की दिक्कतें आ गई। बिकॉज आपको याद होगा जो वेंडर्स वगैरह चलाते हैं, जो ठेला चलाते थे, जो सब्जी वाले थे, इन सभी का बहुत नुकसान हुआ। जो डेली दिहाड़ी पर लोग काम करते थे उनका बहुत नुकसान हुआ। तो ये सारे लोग अर्बन एरिया में काम करते हैं और इनफॉर्मल सेक्टर में आते हैं, तो इनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस उनको झेलना पड़ा। एज ए लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री स्ट्रगल टू कंटेन द पेंडेमिक, द एक्सपीरियंस दिल्ली एनसीआर होल्ड्स इंपॉर्टेंट लेसन्स। बट हाँ, ये है कि दिल्ली में केसेस बहुत ज़्यादा थे एज़ कम्पेयर टू इंडिया में बाकी जो राज्य थे, है ना, और ऑब्वियसली सेम एज़ महाराष्ट्र। तो उस तरीके से दिल्ली ने काफ़ी अच्छे से रिकवर करने की कोशिश की है हर चीज़ को। सोशल सेफ्टी नेट क्या हो सकता है अब यहाँ पे देखिए, सोशल सेफ्टी नेट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको ध्यान रखना है। सोशल सेफ्टी नेट का मतलब सीधा है कि आप ऐसे कौन से स्कीम्स को लेकर के आएँ जो इन इनफॉर्मल लेबरर्स को सेफ्टी प्रोवाइड करें, राइट। तो सोशल सेफ्टी नेट के तौर पर आप मनरेगा का यूज़ कर सकते हैं। पीएम किसान हैव हिस्टोरिकली बीन टारगेटेड टुवर्ड्स द रूरल रेसिडेंट। अब देखिए, अब जो सेफ्टी नेट है वो ज़्यादातर रूरल एरिया में जो लोग हैं, जो वर्कर हैं, उनको प्रोवाइड किया जाता है। व्हाट अबाउट द अर्बन पीपल, क्योंकि यहाँ पर दिक्कत हमने क्या देखी है, अर्बन जो लेबरर्स हैं, अर्बन एरिया में जो इनफॉर्मल वर्कर्स हैं, उनको ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ी है। तो सोशल सेफ्टी नेट किसके लिए होना चाहिए? जाहिर तौर पर अर्बन वर्कर्स के लिए, पुअर वर्कर्स के लिए होना चाहिए। ये जो बाइसनेस है उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। एंड लॉकडाउन में ये बातें बिल्कुल सामने आई। माइग्रेंट लेबरर्स जो होते हैं, अब माइग्रेंट लेबरर्स तो कहीं रूरल एरिया में तो जाएंगे नहीं माइग्रेट करके, ऑब्वियसली वो लोग शहर में जाते हैं, दूसरे राज्यों में जाते हैं, उनके लिए एक सोशल सेफ्टी नेट की ज़रूरत है यहाँ। एंड द अर्बन पुअर इज़ स्टिल फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट टू रिटर्न टू वर्क। हाँ, अभी भी ये दिक्कत है कि अभी भी वो बाहर
नहीं आ पा रहे हैं अपने एरिया से, और अभी भी उनको काम पे या कि दूसरे राज्य से लोगों को काम पर आसानी से रखा नहीं जा रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बहुत सारी पाबंदियां लगाई गई हैं, किसी जगह पर आप नहीं जा सकते, एंट्री नहीं कर सकते, एंट्री बैन होती है। तो इस तरीके से उनको अब काम ढूंढने में भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिस फाइंडिंग्स एड द अर्जेंसी ऑफ थिंकिंग अबाउट द अर्बन एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम एनालॉग टू मनरेगा। आज मनरेगा जैसे प्रोग्राम की ज़रूरत अर्बन एरिया में भी है, इसकी ज़रूरत महसूस हो रही है, और सरकार को जल्द से जल्द ऐसे इम्प्लीमेंटेशन, ऐसे स्कीम्स को लेकर के आना होगा अर्बन एरिया के लिए। अगला आर्टिकल देखते हैं, अ लॉन्ग वे फ्रॉम 1962। तो ये आपका पूरा इंडिया चाइना वाला इशू है, ये भी आईआर में आ जाएगा। ओके, पहला वाला जो आर्टिकल था वो आपका सोशल इश्यूज़ में आ जाएगा, सोशल जस्टिस में आ जाएगा। कई जगह पर हम यूज़ कर सकते हैं उन डाटा फैक्ट को। सो यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है 58 ईयर अगो जो एक सिनेरियो बना था इंडिया चाइना के बीच में, ट्रूथ सामने सामने आई थी, और कहीं ना कहीं वही सेम सिनेरियो 2020 में भी देखने को मिला। उस समय क्या स्थिति थी? उस समय में उधर चाइना में माओ ज़ेडुंग और इधर भारत में जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप थी। उनकी उस समय की जो रणनीति रही वो किस तरीके की रही, किस तरीके से उन्होंने आपस में चीज़ों को सुलझाने की कोशिश की, क्या उनके हब्रीज थे, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर सामने आई हैं। इन 2020 की बात करें, 2020 की बात करें, तो एक फिर से वैसा ही डिफरेंस, जो फंडामेंटल डिफरेंस है वो देखने को मिला। Modi would be living in a make-believe that world in case of harbored any such illusion, and there were good reasons for Indian leaders to view China as an equal. तो अगर 1950s की बात करें तो उस समय में भारत चाइना को अपने इक्वल देखता था, राइट। इक्वल देखने के या होने के बहुत सारे रीज़न थे उसके पीछे। कल्चर फैक्टर था, ठीक है, इकोनॉमी जो है वो ऑलमोस्ट एक जैसा परफॉर्म कर रही थी, चाइना इतना आगे नहीं था, या यूँ कहें कि उस समय भारत की स्थिति कंपेयर टू चाइना थोड़ी बेटर थी। लेकिन यहाँ पे जो उस समय की जो सिचुएशंस थे वो ये दर्शा रहे थे कि चीज़ें एक जैसी हैं, यानी दोनों देश जो हैं वो इक्वल हैं एक दूसरे के साथ। उस समय में बहुत बड़ी बड़ी संस्थाओं का भी गठन हुआ, जैसा कि आपको मालूम है। उसमें जवाहरलाल नेहरू ने अपनी भूमिका निभाई। रिसेंटली यहाँ पे 2 बुक भी पब्लिश किया गया, इसका नाम ध्यान में रखेंगे अगर पूछ लिया जाए कुछ तो, या लिखने के काम आ सकता है। इन द 2 decades following 1962 clash, India emerged stronger, at least in part due to the destructive impact of a cultural revolution on China's economy and beneficial consequence of green revolution for Indian economy. लेकिन 62 की अगर बात करें तो उस समय में जो भारत की स्थिति थी, 62 के वॉर के समय में अगर आप भारत की स्थिति को जज करते हैं तो बहुत ख़राब स्थिति थी एज़ कम्पेयर टू चाइना, ठीक है। बिकॉज उस समय में भारत में गरीबी एक लिमिट से ज़्यादा थी, और रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा कमी थी, पैसे नहीं थे, राइट। इवन जो मिलिट्री के टर्म्स में बात करें तो उतना साउंड नहीं था भारत जितना कि आज है। नो डाउट उस समय में हमारी एयरफोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग थी, इसको यूज़ नहीं किया गया था। और वहीं दूसरी तरफ ये भी कहें कि जो तालमेल था पॉलिटिकल सिस्टम में वो भी उस तरीके का नहीं देखने को मिला था। आज अगर देखते हैं तो आज भारत की स्थिति उससे कई गुना ज़्यादा अच्छी है। आप चाहे फूड ग्रेन में प्रोस्पेरिटी की बात कर लें, आप डिफेंस सेक्टर में प्रोस्पेरिटी की बात कर लें, एक अच्छा तालमेल, एक अच्छा पॉलिटिकल सिस्टम देख लें, तो वो सब कुछ आज कहीं ना कहीं भारत में है। लेकिन इसके बावजूद भी अभी जो नीति अपनाई गई, जो एक सिचुएशन क्रिएट हुआ था, क्योंकि आपको बता दें कि भारत में सारी चीज़ें ठीक होनी शुरू हो गई थी पीवी नरसिम्हा राव के समय से ही, जब इकोनॉमी में एक सुधार आना शुरू हो गया था, जब एलपीजी पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया था, तो उसने भी एक बहुत बड़ा बदलाव भारत की इकोनॉमी में लाने में मदद की थी, राइट। फिर अटल बिहारी वाजपेयी की जो पॉलिसीज़ रहीं वो भी काफ़ी अच्छी रहीं। ये तो इंडिया की एक स्टोरी रही है अभी तक की। उसके बाद से अगर देखा जाए, देखिए 1950 से 80 के दशक में जो ग्रोथ रेट था भारत का, देखिए वो कितना था, वो 3.5% था, ठीक है। लेकिन 80s के बाद क्या होता है, 80 से लेकर के 2000 के बीच में ये 5.5 पर चला जाता है, और वहीं 2000 से 2015 में 7.5 पर चला जाता है। तो आप देखिए कि कितना ज़्यादा फ़र्क यहाँ पर ग्रोथ में भारत की इकोनॉमी में देखने को मिला 2015 तक में, ठीक है। अब जब कोई देश, जैसे अभी आप देखिए बांग्लादेश का ही हमने जिक्र किया कि बांग्लादेश में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ रही है, तो जब भी आपको इंडिविजुअल लेवल पर भी अगर आप देखेंगे तो जब आप स्टेबल होना शुरू हो जाते हैं,
तो स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं इकोनॉमिक स्ट्रेंथनेस से भी आती है। तो जब आपकी इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म करती है, ग्रोथ होने लग जाता है, तो लोगों का पर्सपेक्टिव भी आपकी तरफ बदलने लग जाता है, राइट। जैसे आप तैयारी कर रहे हैं आईएएस की, अब उसमें प्रिटी क्लियर हो जाए, तो अभी तक तो लोग सोच रहे होंगे कि पता नहीं क्या करते हैं, पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, बट प्रिटी क्लियर होते ही एक पॉजिटिव सा सिनेरियो बनने लग जाता है। आप मेंस लिखते हैं, मेंस लिखने के बाद थोड़ी इज़्ज़त और बढ़ जाती है, अब इंटरव्यू की कॉल आ गई तो मतलब फिर तो लोगों को ऐसा लगता है कि अब आप आईएएस बन चुके हैं, राइट। तो आप देखिए कि जो सारी सिचुएशन है वो किस तरीके से आपके फेवर में होनी शुरू हो जाती है, और जब रिजल्ट पॉजिटिव हो जाता है फाइनली, तो आपके लिए सारी चीज़ें बदल जाती हैं, रातों रात सब कुछ बदल जाता है, एंड आप एक आम इंसान से एक बहुत स्पेशल इंसान में बदल जाते हैं। कॉन्फिडेंस बढ़ चुका होता है, फैमिली की रेपुटेशन बढ़ चुकी होती है, सारी चीज़ें एक पल में एक पीक पर पहुंच जाती है, और उसी समय में आपके प्रति हर किसी का व्यवहार भी बदलना शुरू हो जाता है। तो वही सेम किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के साथ भी होता है, किसी भी कंट्री के साथ भी होता है। तो यहाँ पर जब से जो इकोनॉमी ग्रोथ है भारत का वो बढ़ना शुरू हुआ और अच्छा होना शुरू हुआ, तो चाइना की तरफ से भी अप्रोच किया गया इंडिया को, राइट। और वो उस समय का की जो स्थिति थी उसको भी ठीक करने की कोशिश की गई। लेट 90s की, मैं 80s और 90s के बीच की बात कर रही हूँ, उस समय में जब राजीव गांधी जी थे, तब इकोनॉमी चाइना के साथ भारत के रिलेशन को सुधारने की कोशिश की गई थी, राइट। आज अगर प्रेजेंट टर्म में बात करते हैं तो मोदी जी ने भी एक प्रयास किया है कैसे वो मिलिट्रली और डिप्लोमेटिकली इस पूरे रिलेशन को ठीक करें, क्योंकि आज अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी स्थिति में भारत था कंपेयर टू 1962। 1962 में ये भी कहा जाता है कि उस समय में जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे उनके साथ एक जो एडवाइस था उनको सही तरीके से फॉलो ना करना भी एक गलती वहाँ पर थी। जबकि आज अगर कंपेयर किया जाए तो एस जयशंकर साहब जो अभी हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं, उनका एक अच्छा तालमेल प्रधानमंत्री के साथ, इसके अलावा जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनकी एक अच्छी क्वाइट लीडरशिप, ये सब हमें देखने को मिली। अभी जो सिचुएशन क्रिएट हुआ था अगेंस्ट गालवान वैली में, या अभी जो भी ऐसी सिचुएशन चल रही है चाइना के साथ, तो वॉर की कंडीशन क्रिएट हुई बट वॉर नहीं होने दिया गया। कोशिश किया गया कि चीज़ों को सही तरीके से एक अच्छे तालमेल से उसको ठीक कर लिया जाए और चीज़ों को नॉर्मल कर लिया जाए, क्योंकि वॉर किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता है, राइट। तो यहाँ पे यही सारी बातें कही गई हैं। इंडिया चाइना के बीच में एक कंपैरेटिव एनालिसिस किया गया है। सॉर्ट ऑफ नेहरू जी की जो पॉलिसीज़ थी उसमें क्या कुछ कमियां थी, उस समय में जो इकोनॉमिक कैपेबिलिटीज़ थी वो बहुत ज़्यादा नहीं था, बट ऑन द अदर हैंड जो अजम्पशंस थे वो कहीं ना कहीं फ्लॉ थे, गलत साबित हुए। आज के समय में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ज़्यादा थी, राइट, और ज़्यादा स्टेबिलिटी थी, ज़्यादा अच्छा बैकअप भी था, क्वाड जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ रिलेशन बहुत अच्छा था। बट इस समय में जो पॉलिसीज़, जो स्टेप्स लिए गए आईआर के टर्म से, वो भी काफ़ी अच्छे अभी तक देखने को मिले हैं। तो यही इस पूरे आर्टिकल में कहा गया है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आज के आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, इसका नोट्स आप लोग ज़रूर बनाएंगे, एंड आई विल ट्राई कि आज जो पीडीएफ है उसको अपलोड कर दिया जाए ग्रुप पर। जिसने ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम का ग्रुप, उसको ज्वाइन कर लेंगे। थैंक यू सो मच। कीप स्टारिंग।